स्लाइड हमारे पास आ जाती है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में, वो है स्पीच। स्पीच में हम सबसे पहले क्वालिटी देखेंगे कि क्वालिटी कैसी है। यहाँ पे कुछ बुलेट्स हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ जल्दी जल्दी से। उसमें सबसे पहले है हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब है हिचकिचाना और खौफज़दा होना, बहुत जल्दी में बात करना, ठीक है। तो हेजिटेंट अगर स्पीच हम देखते हैं क्वालिटी, तो वो हमारे पास साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी आ जाती है, स्किज़ोफ्रेनिया में भी। जैसे डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है, मीनिंगलेस उसमें वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं जो कि समझ नहीं आते हैं। उसके बाद सोशल एंजाइटी में भी जो है वो स्पीच की क्वालिटी नहीं रहती, वो हेजिटेंट ही होते हैं, फियर की वजह से वो सही से बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इमोशनल स्टेट आ जाती है स्पीच की, तो वो बहुत ही जज्बाती अंदाज में बोलना, ठीक है। जैसे कि मैंने के एपिसोड आते हैं ना, मैंने के एपिसोड के साथ जब हमारे पास पेशेंट आते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इमोशनल स्पीच। इमोशनल स्पीच जो है वो हम ऑब्जर्व करते हैं मैनिक एपिसोड में ऑब्जर्व करते हैं। बाइपोलर के जो पेशेंट आते हैं और बहुत इमोशनली, बहुत ही जज्बाती अंदाज में बोलते हैं, इससे प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है। और हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि बड़ा उनका एक ड्रामेटिक सा, इमोशनल सा स्पीच होता है लेवल। और बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में भी हम इमोशनल स्पीच को ऑब्जर्व करते हैं। और इसके अलावा जो है एंजाइटी डिसऑर्डर में भी फियर के साथ जो है वो इमोशनल स्पीच जो है वो ऑब्जर्व की जा सकती है। इसके बाद हमारे पास जो स्पीच की क्वालिटी जो आती है वो है मोनोटोनस। मोनोटोनस जो होती है वो उसमें बिल्कुल वो दिलचस्पी के बगैर जो है वो क्लाइंट बोलता है। और मोस्टली हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में इसको ऑब्जर्व करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया में एलोगिया होता है, पुअर्टी ऑफ स्पीच होती है। और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर में हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। टॉरेट सिंड्रोम में और जो टिक डिसऑर्डर होता है उसमें हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। और इसके अलावा जो है वो एस्पर्गर्स जो सिंड्रोम है उसमें भी इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास स्टीरियोटिपिकल स्पीच आ जाती है, जो कि एक चीज़ की मतलब तकरार करना, बार बार एक चीज़ दोहराना। उसमें अगर हम देखें तो ओसीडी में इसको ऑब्जर्व करते हैं उसमें। और इसके अलावा जो है स्टीरियोटिपिकल मोमेंट डिसऑर्डर में इसको ऑब्जर्व करते हैं। रिट सिंड्रोम में इसको ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि उसमें रेपिटेटिव हैंड मूवमेंट एंड स्पीच पैटर्न होता है। और परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में इसको ऑब्जर्व करते हैं। समटाइम जो है स्किज़ोफ्रेनिया में भी इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में भी हम स्टीरियोटिपिकल स्पीच जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। और जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है उसमें भी हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। टॉरेट सिंड्रोम में भी स्टीरियोटिपिकल स्पीच को ऑब्जर्व किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन आएगी वो है अनस्पॉन्टेनियस स्पीच, जिसका मतलब है एक गैर साख्ता या बेसाख्ता जो एक स्पीच होती है, लैक ऑफ इनिशिएटिव के साथ होती है। और इसके अलावा जो है वो डिफ़िकल्टी होती है स्टार्टिंग और मेंटेनिंग द कन्वर्सेशन। और इसमें जो है रिड्यूस होता है वर्बल आउटपुट होता है। और इनके पास जो है वो लिमिटेड रेंज ऑफ टॉपिक्स और वोकैबुलरी होती है, ठीक है। और ये जिन डिसऑर्डर में ऑब्जर्व किया जा सकता है उसमें सबसे पहले जो है वो है डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, सिवियर डिप्रेशन में, कोई ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में। और इसके अलावा जो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर में होता है। और साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी ये जो स्पीच होती है इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इकोलेलिया। इकोलेलिया जो है वो मीनिंगलेस रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स होती है, फ्रेजेस होती है, जो कोई भी बोल देता है और उसके बाद इमीडिएट जो है वो क्लाइंट उसको रिपीट करता है, बार बार रिपीट करता है। उसमें हमारे पास आ जाते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ऑटिस्टिक जो चाइल्ड होते हैं उनमें ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओसीडी में आप कर सकते हैं। टॉरेट सिंड्रोम में इकोलेलिया को आप जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ स्पीच जो है वो भी देखी जाती है मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आ जाती है वो है क्वांटिटी ऑफ स्पीच, जो कि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में ऑब्जर्व की जाती है। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास बुलेट है वो है गैरुलिस। गैरुलिस बेसिकली जो है वो टॉकेटिव पेशेंट होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। और उसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो जो मैंने के एपिसोड के साथ आते हैं बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी में भी ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। और इसके अलावा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। ओसीडी में, इसके अलावा एडीएचडी में और फ्रंटोटेम्पोरल डेमेंशिया में ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। और इसके अलावा साइकोटिक डिसऑर्डर्स में ये स्पीच जो है वो ऑब्जर्व की जा सकती है। इसके बाद हमारे पास बुलेट आ जाती है वो है रिस्पॉन्सिव क्वांटिटी होती है, यानी आप जितना बोलते हैं वो आपको उतना ही रिस्पॉन्स भी देते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स करते हैं। और एक सडन रिस्पॉन्स भी करते हैं, जैसे कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें भी, एडीएचडी में भी आपको सडन रिस्पॉन्स करते हैं। और इसके अलावा जो है साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी आपको सडन रिस्पॉन्स करते हैं, बाइपोलर में। और इसके अलावा इसके बाद हमारे पास जो स्पीच आ जाती है वो है टेसिटन। टेसिटन का मतलब होता है बहुत कम बोलना, ठीक है, लैक ऑफ रिस्पॉन्स कह सकते हैं, या फिर रिड्यूस वर्बल आउटपुट होता है। उसमें अगर हम देखें तो स्किज़ोफ्रेनिया में पुअर्टी ऑफ स्पीच होती है, तो उसमें इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में भी इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। पार्किंसंस डिजीज़ में इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, क्योंकि उसमें जो सॉफ्ट स्पीच होती है और उसमें लैक ऑफ स्पीच होती है। शिज़ॉइड पर्सनैलिटी एंड एवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है।
इसके बाद हमारे पास म्यूटिज़म आ जाता है। म्यूटिज़म का मतलब होता है बिल्कुल बात ही ना करना या बात करने के काबिल ना होना। उसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिलेक्टिव म्यूटिज़म या म्यूटिज़म के साथ जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं। सिवियर ब्रेन या ट्रॉमेटिक इंजरी हो सकती है उसमें, ठीक है। कोई ऐसी मेडिसिन हो सकती है जिसकी वजह से क्लाइंट जो है वो म्यूट हुआ है। और If you'd like to watch more videos like this, visit our YouTube channel, Psychic Wellbeing, to enhance your knowledge. Thank you. है वो म्यूट हुआ है। और इसके बाद जो है हमारे पास साइकोटिक डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिसमें लैक ऑफ स्पीच या पुअर्टी होती है, जैसे कि डिप्रेसिव एपिसोड के साथ जब आते हैं बात नहीं करते, और सिवियर डिप्रेशन में भी क्लाइंट जो है वो बिल्कुल बात नहीं करता, उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है इंटरेक्शन में। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में भी म्यूटिज़म जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसके अलावा कैटाटोनिक डिसऑर्डर्स में इमोबिलिटी होती है, इनसेंसिबिलिटी होती है, लैक ऑफ रिस्पॉन्स होता है, अनरिस्पॉन्सिवनेस होती है टू एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसलिए उसमें ये चीज़ जो है वो ऑब्जर्व की जा सकती है। इस नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है रेट ऑफ स्पीच। रेट ऑफ स्पीच या तो रैपिड होगा या फिर स्लो होगा। रैपिड अगर देखा जाए तो ADHD में रैपिड होता है, तो ASD यानी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में स्लो स्पीच होगी, ठीक है। इस तरह अगर साइकोटिक डिसऑर्डर्स देखें तो उसमें अगर मैनिक एपिसोड के साथ आते हैं तो उसमें रैपिड स्पीच होगी। तो अगर डिप्रेशन को देखें तो डिप्रेशन में स्लो स्पीच होती है। इसके अलावा अगर हमारे पास जब एंजाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं तो उसमें रैपिड स्पीच होती है। लेकिन अगर हमारे पास कोई ड्रग एब्यूज़ क्लाइंट्स आते हैं तो उनकी स्लो स्पीच होगी। और अगर कोई मेडिसिन का कोई असर हो या साइड इफ़ेक्ट्स हों उसकी वजह से भी रैपिड और स्लो हो सकती है स्पीच, ठीक है। ये आपने ऑब्जर्व करना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आती है, वो है वॉल्यूम ऑफ स्पीच, ठीक है। वॉल्यूम अगर देखा जाए तो जैसे कि मेनिया के पेशेंट अगर आते हैं तो उनकी बड़ी एक लाउड वॉल्यूम होता है, बहुत ऊंचा बोलते हैं, बड़े प्रेशर के साथ बोलते हैं। लेकिन अगर डिप्रेशन के पेशेंट आएंगे तो वो आप सरगोशी करते हैं, आपको समझ नहीं आती, विस्पर्ड होती है, उनकी जो स्पीच होती है वो लाउड नहीं होती, कभी कभी हमें समझ नहीं आती। इसी तरह अगर स्किज़ोफ्रेनिया का देखें तो उनकी डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है या फिर सेल्फ मटरिंग होती है जो हमें समझ नहीं आती है। बहुत गौर करने के बाद जो है वो हमें समझना पड़ता है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में भी हमें जो है या तो बहुत ही लाउड स्पीच सुनने को मिलेगी या फिर बहुत ही मतलब लो स्पीच होगी, बहुत विस्पर्ड होगी, जिस तरह सरगोशियाँ करें हमें समझ नहीं आ रही होती बाज़ दफ़ा। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आ जाती है वो है स्पीच इंटेलिजिबिलिटी, जिसमें एक्सेंट, ग्रामर, वोकैबुलरी, आर्टिकुलेशन को चेक किया जाता है। उसमें सबसे पहले स्लर्ड स्पीच है जिसमें जो फेस के वो मसल्स जो वर्ड्स को फॉर्म करने में मदद देते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं तो उसकी वजह से जो है वो बोलने में बहुत मुश्किल पेश आती है। उसमें अगर सबसे पहले कॉज देखा जाए तो उसमें कोई सिवियर ब्रेन डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से लैंग्वेज सेंटर जो होता है वो अफेक्ट हो जाता है और वो कॉज करता है स्लर्ड स्पीच को। उसके बाद फिर हमारे पास न्यूरो डीजनरेटिव जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे पार्किंसंस हो गया, हंटिंगटन्स हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गया, ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल और ड्रग इंटॉक्सिकेशन की वजह से भी स्पीच जो है वो स्लर्ड हो सकती है। कि मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी स्लर्ड स्पीच हो सकती है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में भी स्लर्ड स्पीच होती है। इसके अलावा जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें भी स्लर्ड स्पीच होती है। एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी स्लर्ड स्पीच जो है वो ऑब्जर्व की जाती है। उसके बाद इनकोहेरेंट आ जाता है। इनकोहेरेंट स्पीच जो होती है उसका मतलब है जंबल्ड जो वर्ड्स होते हैं, अनक्लियर होते हैं, जिसको जो है वो बिल्कुल समझने में बहुत मुश्किल पेश आती है, बल्कि कभी कभी इम्पॉसिबल होता है टू अंडरस्टैंड इट। और क्योंकि उसमें कोई लॉजिकल कोहेरेंस नहीं होती है, क्लैरिटी नहीं होती है और उसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। उसमें सबसे पहले जो डिसऑर्डर है उसमें स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसमें जब डिसऑर्गेनाइज स्पीच होती है तो उसमें एक मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं जो समझ में नहीं आते समटाइम। और उसके बाद जो हमारे पास न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं, डिमेंशिया है और अल्जाइमर है, उसमें भी इनकोहेरेंट स्पीच होती है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में भी इनकोहेरेंट स्पीच होती है। साइकेट्रिक कंडीशन में भी या साइकोटिक डिसऑर्डर्स में भी इनकोहेरेंट स्पीच होती है। सब्सटेंस अब्यूज़ या इंटॉक्सिकेशन में भी जो है वो इनकोहेरेंट स्पीच होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टटरिंग को। स्टटरिंग को स्टमरिंग भी कहते हैं, ठीक है। और ये रिपीटिशन होती है ऑफ साउंड्स एंड वर्ड्स, और कभी कभी प्रोलोंगेशन भी हो जाती है साउंड्स की। ब्लॉक्स होते हैं, पॉजेज होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं। और इसमें जो है बाज़ों का जो है अवॉइड किया जाता है, सर्टन जो है वर्ड्स को अवॉइड किया जाता है। और इसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में स्टटरिंग होती है, डाउन सिंड्रोम में होती है, रेट सिंड्रोम में होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में होती है, ब्रेन डैमेज में होती है, और इसके अलावा न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स में होती है, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में स्टटरिंग होती है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्पीच है वो है एक्सेंचुएटेड जो है उसको अगर हम एक्सप्लेन करें सिंपली तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड, इलॉजिकल होती है, हार्ड टू अंडरस्टैंड होती है। उसमें लैकिंग ऑफ क्लियर मीनिंग होते हैं, कंफ्यूज होती है और अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ठीक है। और ये भी जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में होती है, न्यूरो डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स अल्जाइमर्स में जो है वो ऑब्जर्व की जाती है, साइकियाट्रिक कंडीशंस में होती है, ठीक है। इसके अलावा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में भी ये ऑब्जर्व की जाती है, सब्सटेंस अब्यूज़ में भी। इसके अलावा फटीग, स्ट्रेस एंड एंजाइटी में भी एक्सेंचुएटेड होती है। और इस स्पीच में जो है वो वर्ड्स पे इसको स्ट्रेस आउट किया जाता है या फिर उसको एम्फेसाइज किया जाता है, ठीक है।